हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जहां पर वीडियो का पार्ट नंबर 21 देखने को मिलेगा। सारे पार्ट्स आप लोग रिवाइज कर ले, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। 20 क्वेश्चन आपका सीजीएल के एग्जाम में बनेगा इस टॉपिक से। चलिए आज देखते हैं। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल का नेम सर्च करिए, लिंक कभी कभी खुलता नहीं है। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, यहाँ पे आपको कोर्स जो है से हिंदी और इंग्लिश का लॉन्च कर दिया हूँ, तो आप लोग इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, सारा वीडियो का फॉर्मेट में आपको कोर्स प्रोवाइड कराया हूँ हिंदी और इंग्लिश रिलेटेड। झारखंड के जितने भी एग्जाम है, झारखंड के लिए स्पेशल है यह, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन इज। क्या बताना है? पीएच वैल्यू बताना है एसिड रेन का, कि जो अम्ल वर्षा होता है, ठीक है, अम्ल वर्षा होता है, उसका पीएच मान कितना होता है। एक क्वेश्चन है, देखिए पहले बताते हैं कि अगर कोई भी एसिड होता है तो उसमें एक एसेंशियल जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन होता है। तो इसको याद रखिएगा, आवश्यक तत्व जो हर एक एसिड में मौजूद होता है वो हाइड्रोजन है। ठीक है, चल देखते हैं इसका कितना होना चाहिए पीएच वैल्यू। लेस देन 5.6, ग्रेटर देन 7 एंड ग्रेटर देन 5.6, या ग्रेटर देन 5.6 या फिर ग्रेटर देन 7 क्या होना चाहिए। तो जो अम्ल वर्षा होता है एसिड, क्या होता है, एसिड होता है, उसका पीएच वैल्यू देखिएगा लेस देन होता है, क्या होता है, लेस देन 7 होता है। ध्यान दीजिए, तो लेस देन 7 होगा तो ग्रेटर देन होता है, इसे कट जाएगा और ठीक है, कट जाएगा, ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन कट गया। बचा एक लेस देन 5.6 और एक बचा ग्रेटर देन 5.6। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेस देन 5.6। तो कोई भी देखिएगा जो एक एसिड रेन होता है, क्या होता है, एसिड रेन होता है, उसमें बहुत सारे अगर देखिएगा एसिड रेन, तो उसमें कुछ कुछ बहुत ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह एलिमेंट वगैरह, सॉरी ये सब कंपाउंड बन जाएंगे। तो ये सब कंपाउंड अगर मिलते हैं तो क्या हो जाता है, तो वहाँ पे उसके साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं और उस तरह से जो है से यह अम्लीय हो जाता है और जब जमीन पर गिरता है तो उसको अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। याद रख लीजिएगा। ओके, आंसर इज लेस देन 5.6। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे बोला जाता है, हाइड्रोजन पता है ना, एसिड में हाइड्रोजन होता है। ये जो है से स्केल सोरेनसन के द्वारा डेवलप किया गया था। ये जो स्केल होता है 0 से लेकर 14 तक इसका होता है स्केल में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। ये पीएच स्केल क्या करता है, इसको आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन में एसिडिक है या बेसिक है, तो एसिडिक या बेसिक जो उसका होता है मीडियम को पता करने के लिए होता है। उसी तरह से एक लिटमस पेपर, आप लोग देखे होंगे लिटमस पेपर के नाम सुने हैं, लिटमस पेपर, तो एक लिटमस पेपर भी आपके पास होता है जिससे भी आप लोग पता कर सकते हैं। अब इसको याद रख लेगा, एक लाइकेन नाम का प्लांट होता है, क्या होता है, लाइकेन होता है। एक लाइकेन जो क्या होता है, एक फंगस, क्या होता है, एक फंगस और एल्गी, फंगस और एल्गी से जो है मिलकर बना होता है ना, फंगस और एल्गी से मिलकर बना होता है लाइकेन प्लांट। याद रखिएगा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। तो इसी के जूस से जो है आपका लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। ठीक है, और ये लिटमस पेपर क्या करता है, दो कलर में आता है। ठीक है, एक ब्लू आता है, एक रेड आता है। एसिड जो है से ब्लू को रेड कर देता है और बेस जो है से रेड को ब्लू कर देगा। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। आंसर इज 5.6। कुछ और बात आपको बता देता हूँ, अलग अलग वैल्यू। सबसे पहले अगर बात करें एनसीईआरटी बुक के अनुसार देखिएगा तो 2.2 जो होता है लेमन जूस का होता है। किसका? लेमन जूस का होता है। उसके बाद अगर देखिएगा आगे चलिए, थोड़ा आपका जो दंश होता है, कहने का तात्पर्य है कि जो आपका टूथ डीके होता है उस समय मुंह का पीएच मान जो है 5.5 से कम हो जाता है। कितना? 5.5 से कम हो जाता है, तो उस समय आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। और अभी आपने एसिड रेन का देखा, इसका पीएच मान अगर वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको एसिड रेन के कैटेगरी में डाल दिया जाता है। जो ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। पीएच मान कितना होता है? इक्वल टू लगाइए, सॉरी, जो मतलब अभी जो फ्रेश मिल्क है उसका पीएच मान 6 होता है। प्योर वाटर इज इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है और न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है। और इससे आगे जाइएगा तो कुछ देख लीजिए, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एंटासिड के जैसा भी यूज होता है। इसका पीएच वैल्यू 10 देखने को मिलेगा। और एक आपका NaOH है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका बेस वैल्यू आपको 14 देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ की याद रख लीजिएगा, जो आपका पेट में जो अम्ल उत्पन्न होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। तो लगभग इतना ही होता है, याद रख लीजिएगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सारा इतना ही लिखा हुआ है। ओके, तो देख लीजिएगा, ऐसा पीएच वैल्यू याद रख लीजिए, डायरेक्ट पूछते हैं। और आपका बॉडी जो है 7 से लेकर 7.8 पीएच रेंज के बीच कार्य करता है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ डैश काउज्ड बाय डैश। हेपेटाइटिस एक कैसा डिजीज है, किसके द्वारा होता है, मतलब किस में होता है और किसके द्वारा होता है, बताइए। तो देख लीजिए, ये जो आपका हेपेटाइटिस है, ऑप्शन है लिवर में होता है वायरस के चलते, किडनी में होता है वायरस के चलते, लिवर में होता है बैक्टीरिया के चलते, या लंग्स में होता है बैक्टीरिया के चलते।
किस में होता है? तो देखिए ये जो आपका हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस आपका लीवर को अफेक्ट करता है और ये वायरस के चलते होता है ना, याद रख लीजिएगा। हेपेटाइटिस लीवर को अफेक्ट करता है और यह एक वायरल डिजीज है। ओके, तो याद रख लीजिएगा। हेपेटाइटिस टोटल 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस टाइप ए, टाइप बी आप लोग सुने होंगे, तो ए से लेकर ई तक चले जाइए, ए बी सी डी और ई, तो यही सारा होता है। तो 5 तरह का हेपेटाइटिस वगैरह होता है। तो लीवर को अफेक्ट करता है और वायरस के चलते होता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। लंग्स को आपको कोविड-19 जो है अफेक्ट करता है ना, कोविड-19 आजकल न्यूज में है तो पूछा जा सकता है, बहुत हो हल्ला मचा था, उसके बाद आपका एग्जाम हो रहा है। कोविड-19 से रिलेटेड आप लोग चीज़ याद रखिएगा। ओके, साइंस रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बनेगा, ठीक है। कोविड-19, ठीक है, चलिए, ये लंग्स को अफेक्ट करता है और ये जो होता है कोविड-19 वायरस से चलते होता है। इतना हो हल्ला होगा, सब बच्चा जानता है कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। यही आपका लीवर है, देख लीजिएगा। ओके, यह आपका बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गन है। 1.5 kg इसका वेट होता है। ये जो होता है ना, रीजनरेट कर सकता है। कहने का मतलब इसको अगर यहाँ से काट दीजिएगा ना, तो ये रीजनरेट कर लेगा अपने आप को, ऐसा लीवर होता है। ये क्या करता है? ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है। किसको? बाइल जूस को सीक्रेट करता है। और बाइल जूस देखिएगा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइल जूस, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ओके, अभी पैनक्रियाज वर्ड से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। स्टोमक में वही बताया था, स्टोमक जहाँ से एसिड निकलता है, जिसका पीएच वैल्यू 1.2 होता है। इसको जठर रस के नाम से भी जानते हैं ना हिंदी में, याद रखिए अगर पूछ दे तो। ओके, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, टोटल सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन। सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का नाम सुने होंगे, ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं आपको। तो पूरे सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। बोला जा रहा है कि चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है तब। द मून इंटर्स द अर्थ शैडो। जब मून जो है अर्थ के शैडो में इंटर करता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। या द सन मून एंड अर्थ आर इन अ लाइन। अगर बोला जाता है कि अगर सन, मून और अर्थ जो होता है एक सीधी रेखा में होता है, तब जाकर होता है से आपको सूर्य ग्रहण लगता है। और द सन, मून एंड अर्थ आर नॉट एग्जैक्टली इन लाइन अप। तो अगर पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं तब लगता है। ओके, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो जो टिक लग गया है वह सही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होता है तब जाकर आपको सूर्य ग्रहण लगता है, तो उसको सोलर इक्लिप्स अंग्रेजी में बोलते हैं। आइए डायग्राम थोड़ा समझाते हैं। सूर्य ग्रहण है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ग्रहण यानी कि सूर्य पर ग्रहण लग गया है। तो सूर्य पर ग्रहण कब लगे? ग्रहण लगना इसका मतलब है कि सूर्य का लाइट जो है इसे ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा। सूर्य का लाइट ऑब्स्ट्रक्ट किसके द्वारा किया जाएगा? आप अर्थ पर से देख रहे हैं, तो बीच में मून आ जाएगा। तो जब सूर्य, सन, ठीक है, और सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, मून आ जाता है, तब जाकर आपका सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। उसी तरह से आपका देख लीजिएगा लूनर इक्लिप्स के बारे में है कि अगर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है तो क्या होता है? आपका यहाँ पे चंद्र ग्रहण लग जाता है, ठीक है, यानी कि लूनर इक्लिप्स। ये लूनर इक्लिप्स का एग्जांपल है, ठीक है, दोनों सोचा बता दूं आपको। चलिए इसको देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको दे सकते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन भी हो जाता है। ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गड़बड़ करके दे देगा, बहुत माइन्यूट इसमें इन्फॉर्मेशन ऐसे डाल कर रखता है। ध्यान से नहीं देखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जानते हुए भी गड़बड़ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ होता है, क्या होता है? इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ जो होता है, थोड़ा सा आपको पता होगा, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एकदम सीधा नहीं है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पता है ना आपको, 23.5 डिग्री अर्थ जो है से झुकी हुई है एक अपने एक्सिस पे। तो कुछ अर्थ के बारे में देख लीजिएगा। यही अर्थ का जो है सन के चारों रिवोल्यूशन को यहाँ पे शो किया गया है। तो कभी जो है अर्थ कभी दूर होता है, अर्थ सॉरी दूर होती है, तो कभी भी और कभी अर्थ जो है से पास होती है। तो इसको देख लीजिएगा। जब ऐसे पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है तो उस केस में एपेहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपेहेलियन। अब यह 3 जुलाई को होता है, यह सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। एपेहेलियन जो होता है, जो सबसे ज़्यादा दूर होता है, उसको एपेहेलियन बोला जाता है। 3 जुलाई को होता है। एक पेरिहिलियन आता है 3 जनवरी को, जो कि सन से जो अर्थ है जब नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक, उसको पेरिहिलियन के नाम से आप लोग जानते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, इसको इक्विनॉक्स आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जब सबसे दूर होता है तो 152 मिलियन किलोमीटर होता है और 147 मिलियन किलोमीटर होता है, यानी कि आप लोग पढ़े हैं ना 15 करोड़ किलोमीटर और यहाँ पे 14.7, तो लगभग आप लोग बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता है, घटते बढ़ते रहता है, ओके। तो एज एवरेज चलते हैं हम लोग कि 15 करोड़ किलोमीटर है, ओके, समझ गए। तो यही आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को तो आप लोग सब पता है सबसे बड़ा दिन होता है, आपको याद होगा। और यहाँ पर तो आपको लोग इंटरनेशनल योगा डे भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। चलिए
समझ गया सारा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो आपको देखने को मिलेगा जो किस साल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस में बनता है, किस साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी घोषित किया गया था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बात किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किसको घोषित किया गया था, 2009 को, 2010, 2016 या फिर 1972। तो देखिए इसका आंसर होगा 2010। तो 2010 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है 2010 को क्या घोषित किया गया था, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है से आपको घोषित किया गया था, याद रख लीजिएगा। ओके, बाकी बायोडाइवर्सिटी शब्द देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी शब्द है ना, बायोडाइवर्सिटी जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है वह WG रोजन के द्वारा ना, WG रोजन के द्वारा ये वर्ड को दिया गया था, याद रख लीजिएगा। एक यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वर्ड बता देता हूँ। एक वर्ड होता है इकोलॉजी। क्या होता है इकोलॉजी? वह जो है आपका अर्नेस्ट हैकल के द्वारा ये वर्ड दिया गया है। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा इकोलॉजी वर्ड दिया गया है। हिंदी में इसको पारिस्थितिकी को बोलते हैं ना। चलिए ये इसका आंसर हो गया 2010। ओके, तो याद रख लीजिएगा। कुछ यहाँ से गड़बड़ किया हूँ, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे 2016 1972 लिख दिया हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में चेंज कर दिया हूँ, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको सही करके प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, PDF में। ओके, तो देख लिया आपने इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी कुछ देख लीजिएगा, अभी हाल के वर्षों में किसको किसको क्या घोषित किया गया है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष यानी कि प्लांट के हेल्थ के बारे में आप लोग बात करते हैं 2020। अंतर्राष्ट्रीय नर्स और दाई वर्ष भी इसको घोषित किया गया था 2020 को। 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष या फिर फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। और 2022 जो कि लेटेस्ट है तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटरनेशनल जो है आर्टिसनल मत्स्य एंड एक्वाकल्चर इसको ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, 2022 को, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन हर एक साल कुछ न कुछ घोषित करती है, जिस चाइना में चलता है ना 12 वर्ष का, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन भी घोषित करते रहती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 2010 ऑप्शन नंबर बी। बाकी 2 ऑप्शन गलत लिख दिया था तो इसको मैं सही को प्रोवाइड करा दूंगा, सॉरी फॉर दैट। और बाकी कुछ चीज़ याद रख लीजिएगा, आप लोग 22 मई को ना 22 मई को आप लोग बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। 22 मार्च को मई के बाद थोड़ा सा 22 मार्च को आप लोग क्या मनाते हैं? 22 मार्च को आप लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, WWD। और मार्च के बाद आता है 22 अप्रैल, और इसमें आप लोग वर्ल्ड अर्थ डे मनाते हैं। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा तीनों चीज़। ओके, और 5 जून को तो आप लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, अभी आ रहा है कल, तो चलेगा कुछ थीम वगैरह। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे GS तो पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन डेली वहाँ पे GS का ही मैं क्वेश्चन वहाँ पे देता हूँ आपको। 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। द प्लैनेट सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड द जेवेल ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। शनि ग्रह को सौरमंडल का गहना कहा जाता है और इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज जुपिटर इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लैनेट एंड इट्स मून गनीमेड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट। बोला जा रहा है कि जुपिटर जो है इसको विंटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। किस प्लैनेट के नाम से जानते हैं? विंटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और इसका जो एक मून है, मून मतलब सैटेलाइट होता है, उपग्रह। ठीक है, वो गनीमेड, वह लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारा सोलर सिस्टम है। समझ गए? दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है नेपच्यून यानी कि जो वरुण है द लॉन्गेस्ट ईयर एंड द डार्क स्पॉट कैन बी सीन इन इट। यानी कि वरुण ग्रह का एक साल सबसे लंबा होता है, इसमें से डार्क स्पॉट देखा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट में टिक लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कहाँ चला गया? ऑप्शन चला गया ऑल 1, 2 एंड 3। ध्यान से देख लीजिएगा, नेपच्यून का लॉन्गेस्ट ईयर होता है ना। देखिएगा इसका एक साल आखिर होता क्या है। देखिए एक साल क्या होता है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लीजिएगा एक साल को कि अराउंड सन के अराउंड जो इलिप्टिकल पाथ ऑफ मोशन करते हैं, तो इसके चारों ओर घूमने में जितना टाइम लगता है, क्या होता है, जितना टाइम लगता है उसको 1 ईयर कहा जाता है, इट होता है। और जानते हैं ऐसा जो नेपच्यून प्लैनेट है उसको ऐसा करने में 165 साल लग जाता है। कितना साल? 165 ईयर्स लग जाता है। समझ लीजिएगा, उसमें कनेक्ट हो गया, 165 ईयर्स लग जाता है। जबकि देखिएगा जो मरकरी प्लैनेट है उसका सबसे कम होता है, मात्र 88 दिन का 1 साल होता है। यानी कि 88 दिन में ही पूरा सन के चारों ओर घूम जाता है।
पृथ्वी का कितना होता है 365 डेज, क्या होता है 365 डेज 5 आवर 48 मिनट एंड 46 सेकेंड्स, तो इतना होता है अर्थ का। इसीलिए देखिएगा 5 घंटा है 48 मिनट हो गया, यानी कि लगभग 6 घंटा। तो 4 साल जैसे ही होगा तो 6 चौका 24 हो गया, तो 24 साल आता है, सॉरी 24 घंटा हो जाता है, तो एक दिन जुड़ जाता है, तो वही 4 साल के बाद फरवरी में आप लोग 1 डे ऐड कर देते हैं, लीप ईयर आ जाता है। ये सारा कुछ कुछ कहानी होता है, तो समझ गए, ये सारा कुछ कहानी होता है। तो इसका देखिएगा जो नेपच्यून होता है उसका 1 साल सबसे लॉन्गेस्ट होता है, 165 साल का, दिन का नहीं 165 साल का, तो याद रख लीजिएगा। और बुध का सबसे कम होता है 1 साल, 88 दिन का मात्रा होता है, पृथ्वी के दिन से तुलना किया जाता है, इसको याद रखिएगा। ओके, तो समझ गया, आपका आंसर हो गया आपका ऑल 1, 2 एंड 3, देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा प्लैनेट अभी सैटर्न का है ना, इसका प्लैनेट की संख्या जो है 82 है सैटर्न का, और जुपिटर है उसका 79 है, जिसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक देख लीजिएगा, यही प्लैनेट आपका देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे, सबसे छोटा मरकरी वगैरह है। ओके, और यहाँ से देख लीजिएगा वीनस है जो कि हॉटेस्ट प्लैनेट है, उसके बाद अर्थ आता है 3rd नंबर पे, फिर मार्स आता है, कलर चेंज करना होगा, ठीक है। देख लीजिए मरकरी है, उसके बाद आपको वीनस देखने को मिलेगा, हॉटेस्ट प्लैनेट और सोलर सिस्टम, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। अर्थ है ब्लू प्लैनेट, ठीक है, और सौरमंडल का ही देखिएगा 5वां बड़ा ग्रह है ना, 5वां बड़ा ग्रह है। मार्स है, ओके, जिसके 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिबोस, ठीक है, तो यह देखिएगा आपका जो है से मरकरी और वीनस का कोई सैटेलाइट नहीं है। जुपिटर वगैरह है जो कि बताया भी 79 के सैटेलाइट है। उसके बाद सैटर्न आता है जिसके 82 सैटेलाइट्स वगैरह है। यूरेनस हो गया, फिर नेपच्यून हो गया। प्लूटो को आप लोग धक्का मार के निकाल दिए, ठीक है, कब 2006 में, ठीक है, 2006 में उसको निकाल दिए, 1930 में खोजा गया था प्लूटो को, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, क्या बोला, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, देखिएगा इसको, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट्स पाया जाता है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। बाकी फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड आपको मार्स देखने को मिल रहा है, ये सबको आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट 4 है, जो इसको आप लोग जोबियन प्लैनेट के नाम से जानते हैं, यानी गैस लाइक प्लैनेट इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए सैटर्न जो होता है ना, बहुत सुंदर ग्रह है, इसीलिए इसको जेवल ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं आप लोग। इसके चारों तरफ रिंग है, तो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। अब इसका डेंसिटी इतना कम है कि आपका जो है से वाटर में भी तैरने लगेगा। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रानीखेत डिजीज। रानीखेत डिजीज ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। रानीखेत जो डिजीज होता है वह किस में होता है, फिशेस में, हनी बीज में, हेन्स में या फिर गोट्स में। देखिए जो आपका रानीखेत डिजीज होता है पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। पोल्ट्री बर्ड समझ रहे हैं ना, तो मुर्गी फार्म में होता है, ठीक है। तो ज़्यादा मुर्गी नहीं खाना है, ठीक है, कम खाया कि वीक में 1 बार। देख रहे हैं 3-4 बार लोग खा जा रहे हैं चिकन कैसे चलेगा। हेन्स हो गया इसका आंसर रानीखेत, ठीक है, तो इसको याद रख लीजिए। एक होता है फुट एंड माउथ डिजीज ना, तो सब कैटल वगैरह में होता है ना, फुट एंड माउथ डिजीज। कैटल मतलब मवेशी होता है, ठीक है। चलिए एक प्लूरल नाउन है कैटल, आंसर हो गया हेन्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम इज नॉट सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन या फिर अमाइलेज। लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। देखिए इसका आंसर हो जाएगा रेनिन। तो रेनिन जो है एंजाइम आपका अमाशय यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है। बाकी सारे लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज है वो सारा जो है से आपका अग्नाशय के द्वारा जो है से सीक्रेट होता है। इसको याद रखिए। यहाँ से देख लीजिएगा जो लाइपेज क्या करता है, हार्मोन का फंक्शन थोड़ा सा याद देख लीजिएगा। ये फैट को डाइजेस्ट करता है, ओके, बहुत सारा फैट ग्लोबुल्स और फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को बना देता है आपको शुगर में। और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को आपको बना देता है एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो सबका जो आपको देखने को मिल रहा है एंजाइम्स, ठीक है, उसको थोड़ा सा फंक्शन याद रख लीजिएगा। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं, एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन उसका रेट को बढ़ा देता है। ये सब कुछ फंक्शन होता है। रेनिन एंजाइम जो है से अग्नाशय के द्वारा यानी कि पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज नहीं किया जाता है। यहीं पे पैनक्रियाज था आपका, ठीक है। तो सारा बाकी हार्मोन यहीं पे देखने को मिलता है। बार बार हार्मोन आ रहा है, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन विच पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द मैसेस्टर मसल लोकेटेड। मैसेस्टर मसल का नाम सुने आप लोग। मैसेस्टर मसल जो होता है कहाँ पाया जाता है बताइए। इसको आप लोग चौर्निका मांसपेशियां बोलते हैं। चौर्निका आप लोग नाम थोड़ा सा कुछ अलग याद आ रहा है। हैंड, थाई, जॉ या फिर चेस्ट कहाँ पाया जाता है।
देखिए इसका आंसर आप लोग नाम सुने होंगे, दांत का 4 प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, इंसाइजर होता है, मोलर्स होता है, कैनाइन्स होता है और एक मोलर्स प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइन्स होता है ना। तो यही सारा 4 टाइप का दांत होता है। तो आप लोग देखिएगा कि जो इतना दांत है तो वहाँ पे तो समझ रहे होंगे चौवर्णिका, तो एक चौवर्णिका यानी कि चबाने वाला होता है, समझ लीजिए। तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके चलिए, थोड़ा सा कुछ वर्ड सिमिलर लग रहा है। तो देखिए जबड़े की जो होता है ना आपका मसल, वह जो होता है ऐसे स्ट्रोंगेस्ट होता है मसल, क्या होता है, स्ट्रोंगेस्ट मसल होता है। अब यह इसको मेसेस्टर मसल्स के नाम से जानते हैं। तो पता है ना, जबड़े की जो मसल है वह सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। और जो जबड़े की हड्डी है, क्या है, जबड़े की हड्डी है एकमात्र मूवेबल हड्डी है जो कि आपका स्कल में पाया जाता है ना। पूरा खोपड़ी देख रहे हैं, जितना भी मुंडी है आपका, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो सबका, तो जितना वो सिर्फ जो जबड़ा की हड्डी है ना वही मूव कर रहा है, यानी कि आपका मुंह का जो नीचे वाला सिरा है वही मूव कर रहा है। थोड़ा सा बोल के देखिए कुछ, ठीक है, तो नीचे वाला ही हिलेगा, बाकी कोई नहीं हिलेगा। अगर ऊपर हिल गया तो जिंदगी हिल जाएगा। आंसर हो गया आपका जबड़े की हड्डी। थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है पूरा बॉडी में। जो मेसेस्टर मसल होता है जबड़े की, इसको मांसपेशी बोलते हैं, हड्डी कभी कभी आ गया, सॉरी। जो जबड़े की मांसपेशी होती है वह सबसे क्या होता है, यह स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। और हड्डी भी उसका मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मसल्स बोलिएगा ऐसे, देख लीजिएगा, यही आपका मेसेस्टर आपका देखने को मिलेगा, मसल्स यहाँ पे पाया जाता है आपका, ठीक है, जबड़े की मसल। कुछ कुछ यहाँ से ध्यान से देख लीजिएगा ना, कुछ कुछ यहाँ से देख लीजिएगा। जो लॉन्गेस्ट मसल हमारे बॉडी में होता है उसको आप लोग बोलते हैं सार्टोरियस मसल। क्या बोलते हैं, सार्टोरियस मसल। यहाँ पे जो फीमर होता है ना, जो हड्डी आपका लेग में पाया जाता है यहाँ पे, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है आपका फीमर, तो वहाँ पे जो मसल पाया जाता है ना उसको बोलते हैं आपको सार्टोरियस मसल। तो सार्टोरियस मसल जो होता है ऐसे बॉडी में आपका लॉन्गेस्ट मसल है, तो थोड़ा सा इसको याद रख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट। उसके बाद अगर लार्जेस्ट मसल पूछ दे तो यहाँ से देख लीजिएगा, बैक वाला साइड जो एक मसल पाया जा रहा है, तो बैक वाला साइड में इसका नाम है ग्लूटेस मैक्सिमस। तो ये जो आपका मसल है वह सबसे बड़ा मसल है। बात लंबा और बड़ा में अंतर होता है। और सबसे छोटा मसल बोलेगा वो तो कान की जो हड्डी होते हैं, तो वहाँ पे जो मसल्स पाया जाता है तो वहाँ जो सबसे छोटा होता है उसको आप कभी डिस्कस करूँगा, ओके, सब दिन एक नहीं दूंगा। तो समझ गया, तो ग्लूटेस मैक्सिमस हो गया। और यहाँ से देख लीजिएगा सार्टोरियस मसल्स हो गया आपका, यहाँ पे जो फीमर लेग जो है बोन्स होता है उसमें। और यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ पे आपका मेसेस्टर मसल हो गया। तो मेसेस्टर मसल वगैरह सारा देख लीजिएगा। यह जो होता है ऐसे ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है, तो यह जॉ में होता है, जबड़े में होता है। याद रख लीजिए, सारा चीज़ देख लीजिएगा। बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या किलोग्राम पर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर होना चाहिए। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, देखिए इसको आप लोग डिफाइन कैसे करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता है जो आप लोग को लीनियर मोमेंटम प्लस जो लीनियर मोमेंटम पी होता है, प्लस में परपेंडिकुलर लेंथ आप लोग दे देते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ जब उसको दे देते हैं, ठीक है, यानी कि लेंथ को आप लोग डिस्टेंस लिखिएगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होता है तब जाकर बनता है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो पी का यूनिट क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वही लगाइए फॉर्मूला। मास का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी। 7 बेस क्वांटिटी में से एक मास भी आता है, तो क्या होगा केजी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका डिस्टेंस को ए से डिनोट करते हैं, स्पीड को नहीं, स्पीड को भी से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी को भी वेक्टर से। एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिएगा तो सब डार्क कर देता है, वेक्टर नहीं लगाता है ऊपर में, मतलब एरो साइन। इसका मीटर हो गया, तो क्या बन गया, अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कीजिए इसको, क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आसपास रहता हूँ ना, तो यहाँ पे रोड पर साउंड आते रहता है, तो यहाँ इसको मैनेज करके चलिए। मैं तो दिन रात झेलते रहता हूँ इसको, फिर जब कुछ दिन बाद जब जंगल में चला जाऊँगा तो कोई साउंड नहीं आएगा। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। ध्यान से देख लीजिएगा, 7 बेस क्वांटिटी होता है ना, बाकी सब डेराइव यूनिट्स होता है। जैसे देखे होंगे, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये सारा ऐसे 7 आपका बेस क्वांटिटीज होते हैं, लेंथ वगैरह। आंसर ये हो गया, याद रख लीजिएगा। जूल पर सेकेंड को डिस्कस कर दिया जाए ना, जूल पर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। देखिए जूल पर सेकेंड, इसको ध्यान से देखिएगा। जूल पर सेकेंड आपको एक बताया गया था कि जो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम होता है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या हो जाएगा, पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया, पावर का।
अब इसी जूल पर सेकेंड को आप लोग वाट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पावर का यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकेंड। द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज, आप लोग पदार्थ की कितनी अवस्थाएं पढ़े हैं या फिर अपडेट हैं कि अभी तक 3 में ही फंसे हुए हैं? तो देखिए अभी जो है से पदार्थ की जो लेटेस्ट अवस्था है, टोटल पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। कौन सी है? आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आप लोग पढ़ते ही हैं। जो 4th स्टेट है उसको प्लाज्मा बोला जाता है। क्या होता है? प्लाज्मा, ठीक है। और 5th जो होता है उसको आप लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको बीईसी बोला जाता है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। तो जो लेटेस्ट 5वां हुआ ना भाई, 5वां तो लेटेस्ट हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट याद रख लीजिएगा। तो ये जिसका नाम ऐसे क्यों है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या बनाया जाता है, उसके लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उतना अंदर जाकर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, बस इतना तक पूछेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस का ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सब एटॉमिक लेवल तक इसको जाया जाता है। ओके, मतलब बहुत ठंडा वगैरह करने का इसका कहानी होता है, तो उतना अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है से देख लीजिएगा, 2 साइंटिस्ट हैं इंडिया का, एक सत्येंद्र नाथ बोस, नाम में दिख रहा है बोस, और एक आइंस्टाइन देखने को मिल ही रहे हैं आप, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका नाम दे दिया गया था बीसी। यही बोस हैं सत्येंद्र नाथ बोस, जो कि जिनके नाम पर एक आपको पता होगा सब एटॉमिक पार्टिकल बोसोन खोजा गया है ना, तो बोसोन जो है से पार्टिकल है इनके नाम से, ओके, खोजे हैं। तो बोसोन यही बोस के नाम से हैं, ठीक है। चलिए, आंसर हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अगर 4th स्टेट पूछेगा तो आंसर याद रख लीजिएगा प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा। वो आपका ब्लड वाला प्लाज्मा नहीं है, जो कि आपका पूरा ब्लड में 55% पाया जाता है, ठीक है, वो प्लाज्मा नहीं है, प्लाज्मा दूसरा है स्टेट्स ऑफ मैटर में 4th। नेक्स्ट आता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है आपका अभी यहाँ पे 10th क्लास में देखने को नहीं मिलेगा, या आईएससी से उठाया हुआ है, क्लास 12 से, ठीक है। ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, इसको अंदर तक नहीं जाएंगे। देखिए, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है तो कैसे होता है, छोटे छोटे चीज देखते हैं। बाय हीटिंग द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस को आपको गर्म कर देना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है से आपको हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन क्या होता है आपको चर्चा कर देंगे। बाय मेल्टिंग द मेटल, मेटल को आपको गर्म कर देना है, मतलब पिघला देना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट उसको दे देना है, या फिर बाय प्रोजेक्टिंग लाइट ऑफ सफिशिएंट वेवलेंथ, यानी कि जो लाइट होता है उसका सफिशिएंट वेवलेंथ का लाइट आपको इस पर गिरा देना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होने लगेगा। आइए थोड़ा सा डायग्राम से आपको चर्चा कर देते हैं। कुछ टेबल में इस तरह से डायग्राम देखने को मिला होगा। कोई एक मेटल सरफेस होता है, ओके, मेटल सरफेस, उस पर लाइट गिराया जाता है सफिशिएंट वेवलेंथ का। तो लाइट जब इस पर सफिशिएंट वेवलेंथ का गिरता है तो इसे जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उत्पन्न होने लगते हैं। तो वह लाइट के चलते होता है, जिसके चलते इसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब इसी इफेक्ट को आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है से एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एट द सेम टाइम होने वाला प्रोसेस होता है। जैसे ही इस पर लाइट गिरता है तैसे ही जो है से आपका कहानी शुरू हो जाता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। चलिए, फोटोन वही है, लाइट वगैरह से होता है। फोटोन का स्पीड वगैरह सारा लाइट की स्पीड के बराबर होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका कुछ होता है, ऐसे स्पीड वगैरह सारा कहानी उसी तरह से फोटोन वगैरह है, ओके। तो यही हो गया, समझ गए। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस याद रख लीजिएगा जैसे ही लाइट गिरेगा, लाइट सूटेबल वेवलेंथ का गिरेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है से मेटल सरफेस से निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी को आप लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बताइएगा, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, मैं तो बाद में डिस्कस करूँगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, बताइए जरा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैं नहीं करूँगा आज, आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, बताइए। समझ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेवलेंथ का ऐसा मीटर होता है ना, क्योंकि वेवलेंथ एक लेंथ। 12 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एनोड इन लैग्रैंज सेल। एक लैग्रैंज से सुने होंगे, 12 क्लास में इसको पढ़ना है, आप लोग पहले तो नहीं पढ़े होंगे। सेल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। तो इनमें से कौन जो है लैग्रैंज सेल में एनोड के रूप में कार्य करता है? कॉपर रॉड, जिंक रॉड, कार्बन रॉड, या फिर एल्यूमिनियम रॉड। आइए थोड़ा सा डायग्राम में आपको दिखा देते हैं, आपको एनोड के रूप में कौन कार्य करता है। एनोड मतलब होता है यहाँ पे माइनस, और कैथोड मतलब प्लस। देख लीजिए, आइए थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे निगेटिव साइड जो है से जिंक है, जिंक एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, और कार्बन जो है से आपका देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो कार्बन क्या हो गया, कैथोड, और जिंक हो गया एनोड। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर देख लीजिए। आंसर आपका हो जाएगा आपका जिंक। तो जिंक रॉड यूज होता है एनोड के रूप में लैग्रैंज सेल में, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर बोले कि कौन सा यूज होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में देख लीजिएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें यूज होता है। किसमें?
मैग्नीज डाइऑक्साइड वगैरह, और एक मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट अगर बोलेगा ना तो पाउडर्ड जो है मैग्नीज जो डाइऑक्साइड और ग्रेनुअल्स कार्बन यूज होता है। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग NH4Cl लगाइएगा। अमोनियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है ना, तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन बोल सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उसको बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइट। आंसर इज जिंक। क्या हो जाएगा आंसर? जिंक हो गया, ऑप्शन नंबर बी। याद रख लीजिएगा, कैथोड प्लस और एनोड माइनस। तो यहाँ से एनोड निगेटिव रॉड पूछा था, तो निगेटिव रॉड में जिंक था। अगर कैथोड पूछेगा तो कार्बन लगा लीजिएगा, कार्बन का रॉड है। कार्बन नहीं होगा ऑप्शन में, देख लीजिएगा ग्रेफाइट भी होगा ना, ग्रेफाइट कार्बन ही है। इस तरह से ड्राई सेल भी देख लीजिएगा, ड्राई सेल में भी एनोड जो होता है, ओके, एनोड जो होता है निगेटिव, वहाँ पे देखिए कंटेनर जो होता है वो बना होता है आपका जिंक का, और जो यहाँ दिख रहा है ओके ये जो होता है सबका कैथोड, ये ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट रॉड। यानी कि आप लोगों को अगर ग्रेफाइट नहीं होगा तो कार्बन रॉड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे NH4Cl वगैरह आप लोग यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। ड्राई सेल, अच्छा ड्राई सेल ये क्वेश्चन पूछता था कि ड्राई सेल जो है इसका लाइफ कम क्यों होता है। अगर पता होगा कि ड्राई सेल कुछ देर के बाद जो है खत्म हो जाता है, क्यों? इसका रीजन जानते हैं? रीजन बताइए जरा। ऑप्शन तो कहाँ है यहाँ पे, रीजन बताइए इसका। ऑप्शन नहीं दूंगा। क्यों ड्राई सेल देखिए कुछ दिन के बाद जो है से खत्म हो जाता है इसका फंक्शन, जबकि आपका रिचार्जेबल बैटरी चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ विच टाइप ऑफ ओर्स। जो फेन उत्प्लावन विधि होता है उसका प्रयोग किस तरह से अयस्क को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस आर कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स, मैग्नेटिक ओर्स और जिंक मेटल ओर्स। क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर देखिए होगा आपका सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर को आप लोग इसको शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को, सल्फाइड ओर्स। वो सारा सल्फाइड अयस्क होता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अयस्क क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, अयस्क जो है एक तरह का ऐसा मिनरल होता है जिससे मेटल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? मेटल निकाला जाता है प्रोफिटेबली और इजीली। पता चला कि 1 kg सोना निकालने में 1 करोड़ खर्चा हो गया तो कहानी समाप्त है। तो देख लीजिए, तो इसको सल्फाइड ओर होता है। बाकी आपको कार्बोनेट ओर्स और अगर देखते होंगे कार्बोनेट ओर्स वगैरह को, इसको भी अलग तरीका से यूज किया जाता है। तो सब पूछे तो आपसे है नहीं, कभी क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। आंसर आपका सल्फाइड ओर्स वगैरह हो गया। कुछ इस तरह से प्रोसेस होता है, एयर से कंप्रेस किया जाता है सल्फाइड ओर्स में, या तो बबल वगैरह निकलता है, प्यूरिफाई होता रहता है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ। आप लोग सोप का तो नाम सुने होंगे, साबुन का। तो साबुन जो है किसका एक सोडियम और पोटेशियम लवण होता है? स्टेरिक एसिड का, ओलिक एसिड का, पाल्मिटिक एसिड का, या फिर ऑल ऑफ द एबव। किसका होगा? यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड होगा, पाल्म नहीं पढ़ते हैं। एल के बाद एम आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन साइलेंट हो जाता है, जैसे काम हो गया, ठीक है, बाम हो गया, ठीक है, पाम हो गया, तो इस तरह से साइलेंट हो जाता है। चलिए एक इंग्लिश से पढ़ा दिया आपको। तो पाल्मिटिक एसिड हो गया यहाँ से, तो देख लीजिएगा इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव हो गया ना। जो आप लोग सोप और या सोप बनाते हैं अलग अलग तरह का, ओके, उसमें सोडियम पोटेशियम का लवण का जो साल्ट होता है, तो उसमें किस तरह से एसिड आप लोग यूज कर सकते हैं? स्टेरिक, ओलिक, उसके बाद पाल्मिटिक एसिड वगैरह सारा यूज किया जाता है सोप। जो सोप बनाने का प्रोसेस होता है साबुन बनाने का, उसको आप लोग सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए एक तरह का यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे ऑयल है, ठीक है, एक तरह से एसिड वगैरह है, उसमें यहाँ से बेस डाला गया तो यहाँ पे रिएक्शन होता है और सोप बन जाता है। क्या बन जाता है? सोप बन जाता है। और बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पूछते हैं आपसे कि जो सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है साबुनीकरण, उसका बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? तो उसका बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल। तो याद रख लीजिएगा, इसका अगर IUPAC नेम तो मुझे नहीं लगता है देंगे। 1 2 3 दे लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3। क्या बना? 3 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा IUPAC? प्रोपेन 1 2 3 और 3 है तो अल्कोहल का सिंबल ओल होता है इसका, तो ट्राइओल हो जाएगा, ट्राइओल इस तरह से कुछ होता है, तो नहीं पूछेंगे आपसे। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल हो जाएगा। ग्लिसरॉल इंपॉर्टेंट है ना, पूछते हैं आपसे कि बाय प्रोडक्ट क्या बनता है सपोनिफिकेशन में। तो ये साबुन बनाने की विधि होता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। यही आज 14 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगता है अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया ना, शाम वाला वीडियो भी नहीं ला पा रहा है क्योंकि कोर्स वगैरह ही बनाना पड़ता है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। कोर्स वगैरह बनाना होता है, लाइट का भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मतलब क्या बताऊँ, ज़िंदगी मतलब बर्बाद हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।